Namaskar and welcome at my new channel Hind Gurukul Edu 7. Due to some reason I have to make another channel. प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पार्ट 3 प्रोनाउन। धन्यवाद। Today in this video we will see the use of it and also the some more uses related to personal pronoun। तो प्रोनाउन के यूज के सीरीज़ में हम पहले देखते हैं यूज़ ऑफ इट इस वीडियो में। तो लेट्स सी रूल नंबर फर्स्ट। इट is used as introductory subject to express time, weather, temperature, distance, other natural phenomena। देखिए जो it है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, और जब it का यूज़ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इसे एम्प्टी इट कहा जाता है। मतलब खाली, जिसका कोई मतलब ना निकले, कोई मीनिंग ना निकले, बस जो सब्जेक्ट है वो एक सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है बट उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और इस तरह का यूज़ कब करते हैं? जब टाइम को एक्सप्रेस करना हो, वेदर को एक्सप्रेस करना हो, टेम्परेचर को करना हो, डिस्टेंस को करना हो, या फिर कोई दूसरे जो नेचुरल फिनोमेना दैट इज़ प्राकृतिक घटना हो तो उसके लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ विंटर, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 5 miles। तो इस तरह की जो टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस और दूसरे जो प्राकृतिक घटनाएं होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए इट का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और ये जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है इसमें इट का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इस सेंटेंस में इट इज़ रेनिंग मतलब बारिश हो रही है, यहाँ इट का कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? एम्प्टी इट कहा जाता है इस सेंस में। रूल नंबर सेकेंड, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव, जिरंड और क्लॉज के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब इट जो होता है यहाँ पे भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा, बट यहाँ पे किसके लिए किया जा रहा है? इन्फिनिटिव के लिए, जिरंड के लिए, क्लॉज के लिए। लेट्स सी द एग्जाम्पल। इट इज़ टफ टू सॉल्व, इट इज़ टफ टू सॉल्व। यहाँ पे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव। इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग, क्राइंग यहाँ पे जिरंड है। जिरंड का मतलब क्या होता है कि जो नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करे उसे जिरंड कहते हैं। मतलब जिरंड से नाउन और वर्ब दोनों का सेंस निकलता है। इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कैसे सेंस इसका निकल रहा है। इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग मतलब रोने का कोई यूज़ नहीं है, वर्ब भी है, और रोना, इट इज़ आल्सो, रो रहा है वो तो वर्ब हो जाएगा, लेकिन रोना क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले कर रहा है। क्राइंग तो जनरली जिरंड जो होता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसी ही जिरंड कहा जाता है, और इसका काम क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का रोल प्ले करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ सेड दैट शी इज़ नॉट वेल। यहाँ पे क्लॉज। अब आपके रूल में क्या लिखा हुआ था कि इट जो होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। किसके लिए? इन्फिनिटिव के लिए, जिरंड के लिए, क्लॉज के लिए। इन्फिनिटिव आपने देख लिया, जिरंड देख लिया, नेक्स्ट वन इज क्लॉज। इट इज़ सेड दैट शी इज़ नॉट वेल। क्लॉज में क्या है कि क्लॉज वो होता है जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनके ग्रुप होते हैं। मीन्स क्लॉज इज ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विच हैज़ नो कंप्लीट सेंस एंड हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब क्लॉज का मतलब ये होता है कि जिसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता हो, शब्दों का वो समूह जिसका कंप्लीट सेंस ना निकलता हो, लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। सब्जेक्ट सी है, वर्ब इज़ है। ठीक है, तो क्लॉज और सेंटेंस में यही डिफरेंस होता है कि सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकलता है, क्लॉज का कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो हम लेकर आएंगे, फिलहाल इतना आप जानिए। नेक्स्ट रूल है, इट इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट टू एम्फेसाइज ऑन नाउन और प्रोनाउन।
इट इज़ जो इट है इसका यूज़ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं किसके लिए, जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उस पर फोर्स देने के लिए, बल देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ही हु हेल्प्ड यू। अब इस सेंटेंस में क्या कहने का मतलब है कि इट वॉज ही हु हेल्प्ड यू, ये वही पर्सन था जिसने तुम्हारी मदद की थी। तो यहाँ पे जब नाउन या प्रोनाउन को आप इसके ऊपर आपको स्ट्रेस देना होता है, फोर्स देना होता है, एम्फेसाइज करना होता है, तब आप इस तरह से सेंटेंस का यूज करते हैं, इट को सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर करते हुए, कैरी करते हुए। तो इट वॉज ही हु हेल्प्ड यू या इट वॉज रोहित हु हेल्प्ड यू। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस फ्रेज क्लॉज। अब इट का जो यूज़ होता है किसी फ्रेज को या क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन इज़ एडमिरेबल। ये फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके कंप्लीट सेंस नहीं निकलते हैं और ना ही जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, टू लिव इन्फिनेटिव है, वर्ब है नहीं। तो टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन इज़ एडमिरेबल, ठीक है। तो ये फ्रेज है। अब इस फ्रेज को इट के थ्रू कैसे इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इट इज़ एडमिरेबल टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन, मतलब यहाँ पे टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन इज़ एडमिरेबल। तो इसको कैसे कहा जा रहा है कि एक ऑनेस्ट मैन के साथ रहना अच्छा है। तो इट इज़ एडमिरेबल टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन। तो इट ने क्या कर दिया, पूरे इस फ्रेज को इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इट विल रेन टुडे इज़ प्रोबेबल। क्लॉज अभी हम बताए थे कि क्लॉज का मतलब क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे इस क्लॉज को, पूरे क्लॉज को इट इंट्रोड्यूस कर रहा है। इट इज़ प्रोबेबल दैट इट विल रेन टुडे। अब ये इस इट ने क्या कर दिया, पूरे इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे इट ने क्या किया, पूरे फ्रेज को इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे पूरे क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज फॉर गिवन, इट इज़ यूज्ड फॉर गिवन सेंटेंस और क्लॉज। दिए गए सेंटेंस या क्लॉज के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। मतलब कोई सेंटेंस दिया रहेगा और उसके उस पूरे सेंटेंस या उस पूरे क्लॉज के लिए इट वर्ड यूज़ करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, आई वॉज चीटेड बाय वन फ्रेंड एंड आई नो इट। ये क्या है, आई वॉज चीटेड बाय वन फ्रेंड, ये पूरा एक सेंटेंस है और इसके लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे इट का। ये इट किसके लिए यूज़ हुआ है, पूरे सेंटेंस के लिए कि आई वॉज चीटेड बाय वन फ्रेंड एंड आई नो इट, और मुझे पता है। तो ये जो पूरा इट जो है ये पूरे इस सेंटेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इट का ये भी यूज़ हुआ। नाउ वी विल सी सम मोर यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ हम देख रहे थे, उसी रेफरेंस में हम आगे देखते हैं। रूल नंबर 1 में क्या है, कैसे पर्सनल प्रोनाउन को सही रूप में यूज करेंगे। आफ्टर लेट pronouns of objective case are used because let is transitive verb। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि let से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस में let के बाद जो भी प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है। क्यों, बिकॉज let जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। वर्ब का भी अलग से चैप्टर जो वीडियो है वो बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए लेट हिम गो, लेट हिम गो। लेट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे, और जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा ही होगा। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, इंट्रांजिटिव होता, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, लेट हिम गो। तो लेट के बाद जो भी आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे दैट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। अनदर एग्जाम्पल, लेट यू एंड मी गो। तो यहाँ पे भी देखिए यू और मी दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। रूल नंबर 2, प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आर यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन।
अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रीपोजिशन का जब यूज़ हुआ हो सेंटेंस में तो उसके बाद जो प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन हर एंड मी। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या है? ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, और दोनों किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आर यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। तो ये प्रीपोजिशन के बाद के प्रोनाउन है, दैट इज़ वाई इट इज़ इन ऑब्जेक्टिव केस, हर, मी, दोनों। रूल नंबर 3, ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबडी, नथिंग, नोबडी, नोवेयर, एक्सेट्रा प्लस बट प्लस नॉमिनेटिव केस। कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरह के वर्ड्स आपके सामने आता है और इनके बाद बट दिया हो तो उस बट के बाद क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ये सारे जितने भी वर्ड यहाँ दिए इनके बाद अगर बट का यूज़ हुआ है तो उस बट के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। सीधा एग्जाम्पल, एवरीवन बट सी न्यू द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन आ गया है इनमें से, यहाँ पे देखिए, ठीक। और जब एवरीवन दिया है उसके बाद बट दिया है तो बट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में। बट एक्सेप्शन भी देखिए यहाँ पे, वर्ब प्लस बट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो नन वॉज देयर बट मी। ठीक है, यहाँ पे क्या था? बट के बाद नॉमिनेटिव केस था, लेकिन जब वर्ब दिया हो और उस वर्ब के बाद बट का यूज़ हो रहा है, यानी कि वर्ब वॉज है और वॉज के बाद बट का यूज़ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में नहीं। इस कंडीशन में नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। एवरीवन के बाद बट दिया है तो नॉमिनेटिव केस, लेकिन बट के पहले वर्ब दिया है तो उसके बाद वाला जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। रूल नंबर 4, जीरंड। जीरंड बताए थे कि मेन वर्ब प्लस आईएनजी जीरंड होता है और प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट्स सी द एग्जांपल। हाँ ठीक है, यहाँ पे जीरंड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं। इट वर्क्स एज नाउन प्लस वर्ब, यानी कि नाउन और वर्ब के रूप में वर्क करता है, तो उसे जीरंड कहते हैं। तो जीरंड क्या होता है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और वो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब जीरंड कहलाएगा? जब वो नाउन और वर्ब दोनों का काम करेगा। सिर्फ वर्ब का काम करेगा तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाएगी, लेकिन वर्ब प्लस नाउन दोनों का काम करेगा तो वो जीरंड कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूल क्या है कि जब जीरंड का यूज़ हुआ हो तो उसके बाद कौन सा केस यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो जीरंड किस फॉर्म में होना चाहिए? सब्जेक्ट के फॉर्म में। यानी कि कोई सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस में जीरंड का यूज़ हुआ है और जीरंड जो है सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो उसके बाद यूज़ होने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। सीधा एग्जाम्पल, विजिटिंग हर इज़ डिलाइटफुल। विजिटिंग क्या है? विजिट करना भी हो जाएगा और विजिटिंग क्या हो गया? जीरंड हो गया। ठीक है, तो ये नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले कर रहा है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नाउन वर्ब दोनों का रोल प्ले कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ये जो जीरंड है यहाँ पे सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो इसीलिए इसके बाद जो भी प्रोनाउन यूज़ होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। हर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस में है। रूल नंबर 5, प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस बिफोर एंड आफ्टर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है। किस कंडीशन में? इन्फिनिटिव के पहले अगर प्रोनाउन आता है तो भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, इन्फिनिटिव के बाद प्रोनाउन आता है तो भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। दे रिक्वेस्टेड हर टू गो फ्रॉम देयर। ठीक है, टू गो क्या है? इन्फिनिटिव है। हर क्या हो रहा है? इन्फिनिटिव के पहले आ रहा है। क्या कहा गया है कि वो प्रोनाउन जो इन्फिनिटिव के बाद और पहले आए, तो यहाँ पे पहले आया है तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, आई होप टू मीट हिम। ठीक है, टू मीट इन्फिनिटिव है, हिम ऑब्जेक्टिव केस में है।
यानी कि दो चीज़ें यहाँ बताई गई है कि इन्फिनेटिव के पहले आएगा या इन्फिनेटिव के बाद आएगा। दोनों ही कंडीशन में जो प्रोनाउन यूज्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। चाहे पहले इन्फिनेटिव के पहले प्रोनाउन आए या इन्फिनेटिव के बाद, दोनों क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में क्या है, इफ देयर इज कंपेरिजन बाय यूजिंग एज देन बिटवीन टू नॉमिनेटिव्स आफ्टर एज देन नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड। अब ये क्या कह रहा है कि जब दो नॉमिनेटिव केस यानी कि दो ऐसे नाउन या प्रोनाउन है जो नॉमिनेटिव केस में है और उन दोनों के बीच में एक कंपेरिजन रखा जा रहा है और वो कंपेरिजन एज और देन के रूप में हो रहा है, यानी कि एज और देन वर्ड के द्वारा कंपेयर किया जा रहा है, तो उसके बाद यूज़ होने वाला जो केस होगा वो नॉमिनेटिव केस होगा। रितेश रन्स फास्टर देन आई, हीना इज़ एज फास्ट एज सी। यहाँ पे क्या कहा गया था कि दो नॉमिनेटिव केस हो, ठीक है। एक नॉमिनेटिव केस रितेश है, दूसरा नॉमिनेटिव केस आई है। रितेश नाउन है और आई प्रोनाउन है। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है दैन से, ठीक है। तो जब इस तरह से दैन या एज वर्ड से कंपेयर किया जाए दो नॉमिनेटिव केस के बीच में, ठीक, रितेश और आई के बीच में, तो यहाँ पे जो भी नाउन यूज किए जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ये नाउन या प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में ना होकर नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। यही तो कहा गया है कि एज या देन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पे आई जो है नॉमिनेटिव केस में है। तो दो नाउन के बीच में, दो नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपेयर किया जाए तो उसके देन के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हीना इज़ एज फास्ट एज सी। यहाँ पे भी क्या है, हीना नॉमिनेटिव केस है, सी नॉमिनेटिव केस है, दोनों के बीच कंपेयर हो रहा है एज से, तो इसके बाद वाला जो होगा नाउन प्रोनाउन वो नॉमिनेटिव केस में होगा। हियर कंपेरिजन इज बिटवीन टू सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस। कहने का मतलब ये है कि दो सब्जेक्ट के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। रितेश आई दोनों सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के, हीना सी दोनों सब्जेक्ट इस सेंटेंस के और दोनों ही नॉमिनेटिव केस हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शन आ रहा है इसी से रिलेटेड। व्हेन देयर इज कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर एज देन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। अब देखिएगा यहाँ पे जो कंपेरिजन होना था वो दो सब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन होना था, ठीक है, बिटवीन टू नॉमिनेटिव्स, तो दो सब्जेक्ट को लेकर कंपेयर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है टू ऑब्जेक्ट को लेकर कंपेयर हो रहा है, और ये जब दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर कंपेयर हो रहा है तो एज और देन वर्ड के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन यूज करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। सी द एग्जाम्पल, आई टीच हर एज मच एज हिम। आई टीच हर, आई टीच हिम। यहाँ पे आई क्या कर रहा है, हर को भी टीच कर रहा है, हिम को भी टीच कर रहा है। और ये जो टीच वो क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो जो टीच है ये वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर भी हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हिम भी हो गया। तो यहाँ पे हर और हिम दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है और दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे। तो यही बात कही गई है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर किया जाए तो उसके बाद जो एज और देन है उसके बाद यूज़ होने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। आई टीच हर एज मच एज ही। यहाँ पे हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ऑब्जेक्टिव केस में है। टीच जो है वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हर है। आई क्या कर रहा है, हर को टीच कर रहा है। ही क्या कर रहा है, हर को टीच कर रहा है। तो आई भी सब्जेक्ट हो गया क्योंकि हर को टीच कर रहा है ये, और ही भी क्या है,
सब्जेक्ट है, हर को टीच कर रहा है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट के बीच कंपेयर हो रहा है और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपेयर होगा तो एज वर्ड के बाद यूज़ होने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और यहाँ पे दो सब्जेक्ट के बीच में कंपेयर हो रहा है तो एज के बाद यूज़ होने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा।